हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी जो तैयारी है ना 2018 और 19 वाले सेशन के लिए वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही तो मैं आ गया हूं दोबारा से आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन हर चैप्टर की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। दोस्तों, वैसे मैं कुछ प्रिकॉशंस आपको दे देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपको सारे पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स आपको समझने हैं, लेकिन जो टॉपिक मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं वो टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, उनके आने के चांस बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर से आपसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी से क्वेश्चंस आ सकता है, जिसमें 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीनों में से तीनों नहीं पूछी जाती हैं, 3 में से कोई एक पूछी जाती है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस बार आएगा, ज्यादा चांस है आने के, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इसके बाद आता है पीपीसी का। दोस्तों, पीपीसी पे वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता। पिछले 2-3 सालों से सीबीएसई बोर्ड पीपीसी कब से आपसे केस स्टडीज मांगता है। जैसे लास्ट ईयर डिमोनेटाइजेशन पे था, फिर जीएसटी पे था। अब आजकल क्या हो रहा है कि इकोनॉमी बड़ी ग्रोथ रेट से जा रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी ने इतने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए, पीपीसी पर क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो यानी आपको पीपीसी की शिफ्टिंग और रोटेशन पर ध्यान देना। शिफ्टिंग कहते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अटेनेबल, नॉन अटेनेबल। और रोटेशन में होता था सिर्फ गुड्स एक्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, या गुड्स वाई बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, वो होता था रोटेशन। उस पे से क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 1, राइट। नाउ चैप्टर नंबर 2 इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज मैं हाईलाइट करता हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा 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 और आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसे। तो चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चाहे सिंगल क्वांटिटी से आ सकता है, डबल क्वांटिटी से आता है, या आईसी, तीनों से नहीं आएगा, कोई एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान से कर लेना, बिल्कुल भी भूलना मत। ठीक है, तो क्या है, सिंगल क्वांटिटी, डबल क्वांटिटी और आईसी और बजट, इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए, एक आईसी कर्व का एक फीचर होता है, हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दोस्तों, उस पे से क्वेश्चन आ सकता है, उसकी इंप्लीकेशन नहीं, उसका फीचर को एक्सप्लेन करवाने को वो बोल सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो, हाउ द पीपीसी कर्व इज हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सॉरी, पीपीसी बोल दिया मैंने इसमें। तो क्या है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसको एक्सप्लेन करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन लिखते टाइम आपको डेफिनेशन में उसकी असम्पशन देनी पड़ेगी, अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। और इसके बाद आपको इसका शेड्यूल डायग्राम सब कुछ बनाना है। अगला कॉन्सेप्ट आता है आईसी और बजट लाइन। दोस्तों, ये 1 मार्क्स के लिए आईसी और बजट लाइन की डेफिनेशंस आ सकते हैं, इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस मैप या बजट सेट या बजट मैप की भी डेफिनेशंस आ सकती है फॉर 1 मार्क्स ओनली, या मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है। तो जो डी क्वेश्चन हमारी ये फॉर 1 मार्क्स है, 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिमांड की। याद रखो, डिमांड में लड़का लड़की वाला एग्जांपल, जैसा चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तो वो 5 बेसिक एलिमेंट याद कर लेना। डिमांड के क्या होते थे, डिजायर, बाय और परचेज, सफिशिएंट परचेज, विलिंगनेस, प्राइस और टाइम, वो डिमांड, उसके बेसिक एलिमेंट पढ़ लेना। अब हमें इस चैप्टर से क्या पढ़ना है, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर चाय के रेट महंगे हो गए तो कॉफी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर से केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, दूसरा है, या तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर से वो केस स्टडी पूछेगा कि एक कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ गई है, तो उसने नाइकी के 2 पेयर शूज के 5 पेयर शूज खरीदे, तो एक किस टाइप की कॉमोडिटी को परचेज करने की प्रेफरेंस दे रहा है, यानी वो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा है। या तो आपसे सब्स्टिट्यूट गुड्स या इनकम इफेक्ट वाले में से कोई एक केस स्टडी वो आपको दे सकता है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन 3 डिफरेंस है, कोई भी एक आ सकता है, वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। जब कभी भी प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब कभी अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, दैट इज चेंज इन डिमांड। इन दोनों में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद है इंक्रीज और एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज और एक्सपेंशन इन डिमांड। और अगला है, अच्छा मैंने इंक्रीज और एक्सपेंशन लिख दिया और ये कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया मैंने, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन तो सही लिखा है बट ये एक्सपेंशन नहीं है, दिस इज द डिक्रीज, दिस इज द डिक्रीज। डिक्रीज में
और कॉन्ट्रेक्शन में डिफरेंस आ सकता है, किसमें, डिक्रीज में और कॉन्ट्रेक्शन में। और लास्ट है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों ये वो टॉपिक्स हैं जो डिमांड वाले चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पास चैप्टर नंबर 4 दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज्यादातर चांस है कि वो आपको न्यूमेरिकल देगा, क्या देगा, न्यूमेरिकल देगा। और अगर एग्जामिनर के मन में है कि वो न्यूमेरिकल ना दे, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी वो यहां से पूछेगा। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 डिग्री है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी। दोस्तों इन 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ ले और 1 मार्क्स के नीचे से कोई भी बात पूछ ले कि इन विच केस डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक नंबर का क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। दोस्तों 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 ये मतलब बना लो यार फर्रे, नहीं किया ना यार, बना लो फर्रे। ओ खबरदार, फर्रे नहीं बनाने, याद करके जाने से ढंग से, ठीक है। चलो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी थाली में परोस दिया गया है, जो आपको 27 तारीख को 27 मार्च 2018 को दिया जाएगा और कहेगा खा के दिखाओ। तो दोस्तों खाने की प्रैक्टिस कर लो, ये वो खाना है जो हर खाने के साथ आपको दिया जाएगा। ये सब ये वो दाल है जो मम्मी हर टाइम खाने में आपके साथ दे देती है और कहती है बेटा खा के दिखा, तो माँ अपनी चाटे चेक कर दूंगी। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। इसके बाद बात करते हैं कॉजेस। अच्छा अब कॉजेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे इंक्रीजिंग आरटीएफ, रिटर्न टू फैक्टर क्यों होता है, उसके कॉजेस बताओ, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के कॉजेस बताओ और नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर के कॉजेस बताओ। बोलो क्लियर हुआ। अब अगला पार्ट आता है कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट वाले चैप्टर से हमारे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में या तो डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछ सकता है या 3 मार्क्स में, दोनों में डिफरेंसेस पूछ सकता है। जो आउटसाइडर को भी करता है एक्सप्लिसिट, जो हमारी सेल्फ इंप्यूटेड कॉस्ट होती है वो इम्प्लिसिट। अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, वो वीडियो में देखना। चलो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिलेशनशिप। बहुत सब इतने सारे रिलेशन, कोई भी एक आ सकता है। टीसी टीवीसी टीएफसी में रिलेशनशिप आ सकता है, एसी एबीसी एफसी में रिलेशनशिप आ सकता है, एसी एबीसी एमसी में आ सकता है और एसी और एमसी में आ सकता है। और एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर, मैं लिखना भूल गया, वो पॉपुलर क्या है, व्हाई इज एसी एमसी एबीसी कर्व इज यू शेप। क्या आंसर है इसका, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दोस्तों कॉपी में नोट कर रहे हो ना, ये भी लिख लो जरा क्वेश्चन, व्हाई इज एन एसी एमसी एबीसी कर्व आर इन यू शेप। आंसर भी लिख लो, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक नंबर के लिए दोस्तों, एक नंबर भी आपको थोड़ा नहीं पकड़ के लाना है क्योंकि खाने में थाली परोस चुके हैं। चलो अब बात करते हैं कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स। दोस्तों कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको उसके फॉर्मूले सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, कोई भी फॉर्मूला छोड़ना मत, अधूरा नहीं कोई नहीं, क्योंकि रिश्ते नहीं और सोच वही। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। दोस्तों प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जब मैं रेड पेन उठाऊं समझ जाना ये वो क्वेश्चन है जो आपकी थाली में आने वाला है, थाली में आने वाला है। 27 तारीख को ये क्वेश्चन वो पूछेगा, तो दोस्तों छोड़ना नहीं है, कर लो। हो सके अगर नहीं याद हो ना तो हाथों पे लिख लेना, लड़की का नाम हटा लेना हाथों के ऊपर से जहां लिखते हो, और लिख लेना लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, इधर लिख लेना जो भी कुछ है, या छाती भी लिख लेना कि कोई पूछे फिर बगल वाले से देख के बताइए क्या लिखा है इसमें, यूट्यूब देख नहीं पाओगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में वो कौन सा क्वेश्चन जो सर आएगा ही आएगा। दोस्तों ये वाला वो क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, यानी वो क्वेश्चन जो कोई नहीं छोड़ सकता। एमआरएमसी अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताओ कब, जब प्राइस डिक्रीज हो रही या प्राइस कांस्टेंट हो, दोनों में से कोई एक, 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 या तो प्राइस डिक्रीज हो रही होगी या प्राइस कांस्टेंट होगी। विद द हेल्प ऑफ एमआरएमसी अप्रोच क्या बताना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है। दोस्तों ये वही वो थाली, ये वही अचार है जो आपकी थाली में हमेशा रखा जाएगा 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 और खा लो। चलो आ जाओ आगे चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8 दैट इज सप्लाई। पता नहीं क्यों खुशी सी हो रही है कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक हम पहुंच गए आपको भी होनी चाहिए। चलिए सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई में क्या आता है हमारे, अच्छा सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 3 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट। पहला, चेंज इन रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल प्राइस चेंज होते हैं या इनपुट्स के प्राइस चेंज होते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा सप्लाई पे, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने के कारण सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, राइट। अब बात करते हैं अगला डिफरेंस। अच्छा सप्लाई वाले चैप्टर से भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इंक्रीज और एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई। अच्छा ये जो डिफरेंसेस आप देख रहे हो और है, और का मतलब है इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बेसिकली परसेंटेज मेथड से। अच्छा यहां मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल परसेंटेज मेथड से आता है, ठीक है। यहां भी आपका परसेंटेज मेथड से आएगा। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्री वही 5, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी, उसमें से किसी भी एक क्वेश्चन वो दे सकता है।
मार्केट। अच्छा, मार्केट के अंदर क्या है, पहले तो दोस्तों आप लोग मार्केट के सारे फीचर्स याद कर लो, ठीक है। फीचर्स इसलिए याद कर लो ताकि उनके इंप्लीकेशन से इजी हो जाए, अदरवाइज वो कभी पूरे फीचर्स नहीं पूछता आपसे। ये नहीं बोलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ना सारे फीचर बता दो, मोनोपोली के ना सारे फीचर बता दो, ऐसा नहीं पूछता। आजकल ट्रेंड वाला चेंज है, जमाना चेंज हो गया। क्वेश्चन एग्जामिनर आंसर देता है साथ में और कहता है इसको एक्सप्लेन कर दो, ताकि तुम जैसे रट्टेबाजों को हम पकड़ पाए और चुनिंदा हीरो को हम कलेक्ट कर ले और कहे ये वो लोग हैं जिनको हम अच्छे मार्क्स से आगे अलविदा अलविदा कर सके। चलो ध्यान देना, अब फीचर्स ऑफ और मार्केट नहीं पढ़ना, लेकिन वैसे याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद उसकी इंप्लीकेशन, अच्छा खास तौर पे इंप्लीकेशन किस किस की पढ़नी है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। याद है ये किसमें पाई जाती थी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर क्यों पाया जाता है, की इंप्लीकेशन क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि मार्केट में कोई भी बंदा बायर को पागल नहीं बना सकता, प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकता, क्योंकि बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द इंप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मैं वीडियो में बता रहा हूं, वैसे तो आपको वहां देखनी चाहिए थी, मैं पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपके साथ ये बोल के। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पाया जाता था, मोनोपोली, उसकी इंप्लीकेशन आ सकती है। किसके, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है कि एक चीज कि प्राइस आपके लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। जैसे कि अगर ट्रेन में बात करें, ट्रेन में अगर कोई ओल्ड एज या कोई कह लो कि जिसके 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन, वो रिजर्वेशन कराए तो उसकी टिकट प्राइस कम होती है, लेकिन हम लोग कराए तो रिजर्वेशन की प्राइस टिकट ज्यादा होती है। यानी हमें कोई मतलब पीछे वो लगे, हमारे कांटे लगे कि हम बैठेंगे यूं करेंगे और वो पीछे से पूरी सीट फाड़ देगा, यही तो ऑनेस्ट समझ लो। लेकिन क्या बात करें, एक ट्रेन है, दो टाइप की पॉलिसीज अपनाई हुई है, बूढ़ों के लिए कम और बुजुर्गों के लिए कम और हमारे लिए ज्यादा, क्यों हमारे अंदर कीड़े लगे हुए। चलो ध्यान देना, ये होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला है इंप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसमें पाया जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर। दोस्तों याद है, कोचिंग सेंटर वाले क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टीचर है वो 25 साल का है, जिसे 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो भाई साहब 25 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम ऐसी दवा खिलाते हैं जिनसे कि वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनके मार्क्स ज्यादा। यानी वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करवा के दिखा रहे हैं। इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, इंप्लीकेशन ये होगी कि सेम प्रोडक्ट हम बायर को अलग अलग रेट पे बेच देते, बायर को बनाते पागल 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 और पागल। यानी एक बार मेरा कोचिंग सेंटर है, बगल वाले का भी और बगल वाले का भी, हम सब इकोनॉमिक्स एक जैसे पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड है, वही चैप्टर, वही बुक है, वही सब कुछ है। लेकिन क्या होता है, मैं बोलता हूं मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं ना, इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपके बच्चे मार्क्स ज्यादा है, आपका बच्चा भोंदू भी ना तो भी मेरे आगे विद्वान बचे हैं। दूसरा बंदा बताएगा आपका बच्चा बच्चा नहीं है, आपका बच्चा हमारे लिए विद्वान है, इसे हम एक एल्फ्रेड मास्टर बना के भेजेंगे, इसको हम एसीपीक्यू बना के भेजेंगे, इसको हम इकोनॉमिस्ट बना के भेजेंगे। और हमारे जो नोट्स है ना, वो धरती में तो बनते ही नहीं है, वो आसमान से टपकते हैं, सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से टपकते हैं। सीबीएसई बोर्ड का बंदा हमें देकर आता है, नोट्स हमसे ले जाओ, हमारे क्वेश्चन हमारे नोट से पूरा क्वेश्चन पेपर बनकर आता है। यानी सेम प्रोडक्ट को अलग अलग लोग डिफरेंशिएट करके बेच देते हैं और प्राइस हाई चार्ज कर देते हैं, क्योंकि चीज वही है लेकिन प्राइस लोग अलग अलग कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके बाहर बेचारा पागल बन जाता है। ये थी इसकी इंप्लीकेशन। बोलो क्लियर हो। वैसे मुझे समझाने नीचे था बेटे, समझा दिया। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे सारी चीजें पूछो, ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। चलो आओ चैप्टर नंबर 11 मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। किस पर से, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर पे से। और बाकी सब क्या है, चेन इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, उसका क्या चेन इफेक्ट होगा, इस पर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों पढ़ के सब कुछ जाना है, लेकिन इन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा कमांड, ज्यादा हाईलाइट करना है, राइट दोस्तों। सो उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना मत भूलना। और दोस्तों मैं कमेंट पढ़ता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।